हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, इसको कहते हैं मेंडल लॉ। ठीक है, मेंडल लॉ। तो प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और वेरिएशन में तुम लोग पहले समझ लेना होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग जानेंगे ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में। ग्रेगोर जॉन मेंडल जो थे वो क्या थे, एक मैथमेटिशियन थे। ठीक है, और वो चर्च में, ठीक है, वो मॉन्क थे और पढ़ाते थे बच्चों को, और साथ में वो मैथ्स पढ़ाते थे बच्चों को। लेकिन हुआ क्या कि वो उनको इंटरेस्ट थोड़ा सा प्लांट में भी आया कि कैसे प्लांट ब्रीड करता है। ठीक है, तो उन्होंने यूज़ किया पी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नाम है पाइसम सटिवा। ठीक है, उन्होंने उस पर स्टडी किया। वहाँ पे मॉन्टेसरी जो था जहाँ पे वो रहते थे, वहाँ पे एक छोटा सा बगीचा था। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने पी प्लांट को उगाया। अच्छा खासा टाइम लगा उनको 7 साल लगा। ठीक है, और उसके जब वो पी प्लांट को उगा रहे थे तो उसने कुछ कुछ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर निकाला। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर जो हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग मेंडेलियन जेनेटिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जेनेटिक्स समझते हो, जेनेटिक्स, जेनेटिक्स मतलब होता है जीन्स का स्टडी। इन्होंने उस समय एक आइडिया दिया था। वो मैथमेटिशियन होके बायोलॉजी का जीन्स में, सो जेनेटिक्स में उन्होंने आइडिया दिया था। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो हुआ क्या कि उनको लगा कि कुछ ऐसा चीज़ है जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। तो उसको उन्होंने जीन नहीं बोला था, उन्होंने उसको फैक्टर बोला था। ठीक है, तो फैक्टर बोले थे कि कुछ ना कुछ तो ट्रांसफर हो रहा है और वही इसमें चेंजेस ला रहा है, वेरिएशन ला रहा है। वेरिएशन वैसे वो नहीं बोले, तो बस बता रहे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब ये होता है अनुवांशिकता, जो हमें अपने मम्मी पापा से मिलता है। ठीक है, इनहेरिटेंस, हेरिडिटरी वही होता है। तो जेनेटिक्स पढ़ने से पहले कुछ कुछ वर्ड जो तुमको है वो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सबसे पहले तो आता है हमारा हेरिडिटी, फिर आता है इनहेरिटेंस, जीन्स क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए, जीनोम क्या है ये तुम्हें पता होना चाहिए, व्हाट इज क्रोमोसोम ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, रिसेसिव एंड डोमिनेंट, हेट्रोजाइगस, होमोजाइगस। ठीक है, ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। लिख लो, ये सब तुम लिख कर आओगे, तुम लोग का होमवर्क है, तब तुम लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और भी अगर कुछ होगा तो तुम लोग को हम मैसेज कर देंगे। हाँ, यस, वही तो याद नहीं आ रहा था, तो तुम तो पढ़े ही हो। हाँ, ट्रेड्स, अलीज हो गया, ट्रेड्स हो गया, कैरेक्टर हो गया। हाँ, फेनोटाइप, जेनोटाइप, फेनोटाइप, जेनोटाइप, इसका तुम्हें साउंड नॉलेज होना चाहिए जेनेटिक्स पढ़ने से पहले। ठीक है, सब लिख लिए? चलो, तो मेंडेलियन जेनेटिक्स हमें क्यों कहे समझ में आया, उन्होंने जेनेटिक्स का आइडिया दिया था। उन्होंने बोला था कि कुछ फैक्टर है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और बाद में पता चला कि वो क्या है, वो जीन्स है, वो क्रोमोसोम्स हैं जो कि जा रहे, इसलिए हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको मानते हैं। समझ में आया? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम काइंड। हम लोग जब बच्चे को जन्म देते हैं तो वो हमारे जैसा ही होता है। ठीक है, द रिजल्टिंग ऑफस्प्रिंग मोस्ट ऑफन डू नॉट टोटली रिजेंबल द पेरेंट। ऐसा क्यों होता है कि जो ऑफस्प्रिंग है वो पूरी तरह से पेरेंट जैसा नहीं दिखता है, वो डिफरेंट दिखता है। ठीक है, वेरिएशन है उसमें। सिबलिंग समटाइम्स लुक सो सिमिलर, सिबलिंग्स जो है भाई बहन है वो लोग सिमिलर हो सकते हैं टू ईच अदर, और समटाइम्स इवन सो डिफरेंट, या हो सकते हैं कि मिले, या हो सकता है एकदम ना मिले, या हो सकता है बहुत कम कुछ कुछ पार्ट्स उसका मिले। ठीक है, हाँ, तो ये चीज़,
जेनेटिक्स समझ में आया? ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जो जीन्स का स्टडी पे काम करता है। व्हाट इज जीनोम, जो अभी तुम लोग को जानने का जरूरत है, तुम्हें बता देते हैं। जेनेटिक्स समझ में आया? जीनोम क्या है? कंप्लीट सेट ऑफ जीन इज कॉल्ड जीनोम, जिसमें तुम्हारा वो भी जीन्स है जो कि फंक्शनल नहीं है। कितना जीन है हमारे पास? कितना जीन्स है हमारे पास? ह्यूमन सेल में जीन्स कितने होते हैं? तुम लोग एनसीईआरटी में पढ़े होगे 25,000, लेकिन जीन्स अभी तक हमें इतना मिला है 30 to 35,000 जीन्स हमारे एक सेल में प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है? जीन्स, हाँ ये लिख लो, 35,000 जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो 30 to 35,000 जीन्स है, इसका मतलब 30 to 35,000 प्रोटीन्स है। ठीक है, जीन्स का क्या काम है? प्रोटीन बनाना। ठीक है, उस मतलब खुद तुम लोग को हम बताएं तो तुम लोग को साउंड नॉलेज तो है ही, बेसिक नॉलेज कि जो हमारा डीएनए है, ठीक है, वो डीएनए ही हमारा प्रोटीन बनाता है और उसी की वजह से हम लोग कंप्लीट होते हैं। हमें जो अपने मम्मी पापा से मिलता है वो सिर्फ डीएनए ही है। हाँ, मम्मी से सेल भी मिलता है, मम्मी सेल देती है और फादर डीएनए देते हैं, है ना, तो उससे हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर बनता है। तो डीएनए इज इनफ। ठीक है, इनहेरिटेंस समझ में आया? जो कि तुम्हारा प्रोसेस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाने का। ठीक है, कैरेक्टर, ट्रेट। ठीक है, हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ठीक है, वेरिएशन क्या होता है? चेंजेस, जो चेंजेस हम देखें, हो सकता है कि कुछ म्यूटेशन हो गया हो। म्यूटेशन में हो सकता है कि कोई पुराना जो बीमारी तुम्हारे फैमिली में चलता आ रहा है वो म्यूटेशन होके रुक गया, तो म्यूटेशन यहाँ पे अच्छा हो गया। और कुछ ऐसा भी होता है कि किसी को बीमारी नहीं था, अचानक से म्यूटेशन हो गया, तो वेरिएशन हुआ। वेरिएशन मतलब चेंजेस हुआ। ठीक है, इन्वायरमेंटल वेरिएशंस जो होते हैं, जैसे कि सिगरेट पीना, अल्कोहल, बाहर का जो भी हम लोग खा पी रहे हैं, वो सब इन्वायरमेंटल वेरिएशंस करता है। ठीक है, लेकिन उसका असर हमारे बॉडी में भी पड़ता है और जेनेटिक्स में भी पड़ सकता है, अगर वो सेम चीज़ चलता रहे। मेरा कॉल नहीं आया उसमें। ठीक है, हेरिडिटरी वेरिएशन, दीज आर जेनेटिकली एंड इनहेरिटेबल, ये इनहेरिटेबल है, ये नेक्स्ट हमारा जनरेशन टू जनरेशन आता रहेगा। मान लो कि एक बार किसी ने शादी कर ली ब्लू आइज वाली लड़की से, ठीक है, इससे पहले ब्लू आइज वाली लड़की नहीं थी, वहां से वेरिएशन आना चालू हो गया। अब जो बेबी आएगा वो ब्लू आइज वाला आने लगेगा। ब्राउन आइज भी हो सकता है और ब्लू आइज भी हो सकता है। कल नहीं सर, आपको आना है सर, 4 से आपको ठीक है सर। ठीक है, ग्रेगोर जॉन मेंडल, हाँ वो डिस्कशन, जल्दी जल्दी निकलो, क्लास रिकॉर्ड हो रहा है। फादर ऑफ जेनेटिक्स लिख लीजिए, ग्रेगोर जॉन मेंडल। ठीक है, ही कंडक्टेड हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ऑन गार्डन पी फॉर 7 ईयर्स। मैं बताएं भी जस्ट 7 ईयर्स, वो ईयर ये था 1856 से 1863। प्रपोज द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, इन्होंने ही लॉ ऑफ इनहेरिटेंस बनाया। इनके अकॉर्डिंग 3 लॉज थे, लेकिन उसमें मतलब देखा गया कि एक लॉ जबरदस्ती इसको खींचा गया है। ठीक है, तो 2 लॉज जानते हो कौन कौन सा है? यही फेल हुआ है, लॉ ऑफ डोमिनेंस ही फेल हुआ है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, 2 लॉज। ठीक है, याद रखना। During Mendel's investigation into inheritance pattern, it was for the first time that statistical analysis and mathematical logic were applied. मतलब ऐसा फर्स्ट टाइम था जहाँ पे बायोलॉजी में मैथ्स को घुसाया गया, इजीली समझने के लिए जीन का डिस्ट्रीब्यूशन। अब तुम देखो, तुम अगर बायोलॉजी ले तो तुमको मैथ्स भी पढ़ना पड़ता है, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ना पड़ता है ना,
तो वो उसका नॉलेज तुम्हें होना चाहिए। यहाँ तक कि तुम अगर ऐसे जैसे तुम जूलॉजी से हो, कोई भी पढ़ रहा है बायोलॉजी, उसको एक सेमेस्टर मैथ्स पढ़ना पड़ता है, तो ये कैलकुलेशन ज़रूरत है इसमें, ठीक है। मेंडल इन्वेस्टिगेटेड कैरेक्टर इन गार्डन पी प्लांट दैट वर मैनिफेस्टेड अस टू ऑपोजिट ट्रेट्स। एक था तुम्हारा टॉल ड्रॉप, येलो ग्रीन, इस तरह से मतलब उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज किया था, ठीक है। मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज as pair which were similar except one character with contrasting trait का मतलब ये होता है जो easily noticeable हो, contrasting character, ठीक है, मतलब easily noticeable, जैसे कि हम इजीली देख सकते हैं कि सीड का कलर क्या है, हम इजीली देख सकते हैं कि पॉड जो छिलका होता है उसका क्या कलर है या उसका किस तरह का उसका स्ट्रक्चर है। हाँ, डोमिनेंट नहीं, नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि इजिली नोटिसेबल। यहाँ पर लेकिन हम लोग कॉन्ट्रास्ट तो अपना फोन वोन में पढ़ाते हैं, वो क्या जैसे देखते हैं ना अच्छे से दिखता है, वही सेम चीज। जैसे तुम हाइट देख सकते हो प्लांट का, तुम प्लांट में फ्लावर देख सकते हो पर्पल और वाइट देख सकते हो ना, तो उसी को ही कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। ठीक है, तो कुछ कुछ कैरेक्टर थे जैसे कि हमारा सीड का शेप, ठीक है, सीड का शेप राउंड रिंकल्ड, ठीक है, सीड का कलर ग्रीन येलो, ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट हुआ। प्लांट का हाइट शॉर्ट टॉल या ड्रॉप बोलो, ठीक है, इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है। तो ये है वो 7 कैरेक्टर्स। 7 कैरेक्टर्स पे ये याद रखो, पहले शीट का शेप, फिर सीड का कलर, फिर पॉड का शेप, फिर पॉड का कलर, फिर फ्लावर का कलर, फ्लावर का पोजीशन, 6 हो गया, और एक तुम्हारा प्लांट का साइज। ये याद रहेगा तुम लोग को। इसका डोमिनेंट रिसेसिव याद रखना, ये कंफ्यूजन तुम्हें कहाँ होगा, सीड का कलर और जब हम तुमको पॉड का कलर एक साथ करवाएंगे, सीड का कलर और पॉट का कलर करवाएंगे, उसमें तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रिसेसिव है। डोमिनेंट समझ में आता है, डोमिनेंट क्या होता है? हाँ, सप्रेस, सिर्फ सप्रेस। यहाँ पे जैसे क्या हुआ कि हम लोग जेनेटिक लेवल पे बात कर रहे हैं, तो होगा क्या, जैसे कि मान लो कि ये दोनों साथ में है, राउंड और रिंकल्ड, ठीक है, एक का जीन है राउंड का, एक का जीन है रिंकल्ड का, दोनों साथ में मिला के हम एक प्लांट बनाना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, राउंड इसको सप्रेस कर देगा, ठीक है, और अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ठीक है, सिर्फ हाफ नहीं बोलना है, सप्रेस करेगा। क्यों सप्रेस करेगा? क्योंकि उसको अपने आप को एक्सप्रेस करना है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो दूसरे को दबा के अपना दिखाते हैं कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो क्या, वो डोमिनेंसी वाला नेचर हो गया। वैसे यहाँ भी डोमिनेंट, ठीक है, ये है प्रेजेंट है बट वो दिख नहीं पा रहा है, समझ में आया? इस तरह से क्लियर है? डोमिनेंट रिसेसिव, जो रिसेसिव तभी एक्सप्रेस हो पाएगा जो वो एक और रिसेसिव के साथ होगा। पहले तुम ये जानते हो कि हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स है ना, 23 आता है मदर से, 23 आता है फादर से। अब इसमें से ये नहीं पता कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, हो सकता है कि फादर वाला डोमिनेंट हो सकता है कि मदर वाला डोमिनेंट हो। तुम अपने चेहरे से तुम पता कर सकते हो कि किसका जीन डोमिनेंट है और किसका नहीं। जैसे मान लो कि तुम्हारा आइज को देखो, आइज को देखो, देखो पापा पे गया है, अपने भाई लोग का पूरा सबका आइज का फोटो ले लो, ठीक है, वहीं अब आइज का फोटो ले लो, तो तुमको इससे समझ में आ जाएगा कि अगर ज्यादा में तुमको वो दिखेगा, ज्यादा भाई बहन में तुमको दिखेगा कि जब मम्मी के जैसा आइज है, इसका मतलब कि माँ का आइज का जो जीन है शेप का वो डोमिनेंट। अब आइज में ही तो कम से कम 10-20 जीन्स हैं, बस एक का जो शेप का है वो मदर का डोमिनेंट, तो इस तरह से होता है सारे चीज में, जितना भी जीन्स है सब में डोमिनेंट रिसेसिव होता है, सब में। क्लियर है? वाई मेंडल सेलेक्टेड पी प्लांट, इस पे क्वेश्चन आता है, ये करना पड़ता है, क्यों उन्होंने दूसरे प्लांट को क्यों नहीं चूज किया? तो वो क्या था, वो बहुत इजीली ग्रो कर सकता था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर बहुत अच्छा था, बहुत कम एरिया में फैलता था, ठीक है, जनरेशन मतलब बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ता था नेक्स्ट जनरेशन के लिए। मेन तो हमारा यही प्रॉब्लम है, जब तक वो मरेगा नहीं, जब तक उसका नेक्स्ट जनरेशन आएगा नहीं, हम लोग कैसे स्टडी करेंगे?
तो 7 ईयर्स देखा जाए तो पी प्लांट को चूज करने का रीजन यही था कि इतना कम टाइम में उन्होंने अच्छा खासा स्टडी कर लिया था। ठीक है, तो यही सारा रीजन है। प्योर वैरायटी आर अवेलेबल, प्योर था, ठीक है, बल्कि अभी मिक्स्ड हो गया है। पी प्लांट आर इजी टू कल्टिवेट, इजीली तुम उसको कल्टिवेट कर सकते हो। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स आर वेरी ओनली फ्यू मंथ्स में हमें रिजल्ट आ जाता था, उसका पूरा मतलब 1 साल वेट नहीं करा था उसका मरने का। सो दैट रिजल्ट कैन बी गॉट अर्ली। कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर ऑब्जर्व, जो तुमको बताएं, इजिली नोटिसेबल कैरेक्टर। फ्लावर कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड ओनली मैनुअली, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन अगर हम उसको छोड़ दें तो वो अपने अपने में ब्रीड करेगा, लेकिन उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन करना है। याद है ना क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन क्या होता है? वो हम लोग मैनुअली भी कर सकते हैं, जैसे कि पॉलिनेशन का डेफिनेशन सुनिए। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ठीक है, या फिर ऐसे ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम मेल पार्ट ऑफ एंथर या एंथर ऑफ द मेल पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर। मतलब एंथर से स्टिग्मा में जाने का प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन अलग है, दोनों का मिलना अलग है। पॉलिनेशन बस क्या है कि वहां से वहां तक पहुंचना, दैट इज पॉलिनेशन। ठीक है, तो इस पॉलिनेशन इजीली, मतलब मान लो एंथर लिए और जाके स्प्रिंकल कर दिए फीमेल का पार्ट में, हो गया क्रॉस फर्टिल ये पॉलिनेशन। हाइब्रिड्स आर फर्टाइल, हाइब्रिड भी था वो भी फर्टाइल था, फर्टाइल मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकता था। टर्मिनोलॉजी तुमको बता दिए हैं ये सब। फेनोटाइप जेनोटाइप, फेनोटाइप क्या होता है? फिजिकल अपीयरेंस, जो हम तुमको देख के बोल रहे हैं कि तुम देखो ऐसी हो तुम वैसी हो, ठीक है, वो हो गया फिजिकल अपीयरेंस। अब ये जो जीन है, जैसे कि हम तुम्हारा आईज को देख के बोल सकते हैं, नोज को देख के बोल सकते हैं, लिप्स को देख के बोल सकते हैं, हेयर को देख के बोल सकते हैं कि किस पे गया है, मम्मी पे, पापा पे, दादा दादी, नाना नानी, किस पे गया है, ये हो गया फिजिकल। अब हम वो हो गया जो होता है जेनेटिकल, जिसमें हमको तुम्हारा जीन्स का स्टडी करना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा कितना ज्यादा डोमिनेंट तुम्हारे पापा का है या फिर तुम्हारी मम्मी का है, तो द जेनेटिक, वो द जेनोटाइप। तो अगर हम सिर्फ देख के फिजिकल अपीयरेंस से देख के बोल रहे हैं तो हो गया फेनोटाइप, और अगर जीन का स्टडी करके बोल रहे हैं तो हो गया जेनोटाइप। रेशियो क्या है इसका? रेशियो हम लोग निकालते हैं, ठीक है, और इसके बाद हेट्रोजाइगस होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस मतलब क्या? डिफरेंट जीन्स तुम्हें दिखेंगे, ठीक है, जैसे कि कैपिटल टी स्मॉल टी, हेट्रोजाइगस हो गया। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तुम्हारा होमोजाइगस हो गया। समझ में आ गया? डोमिनेंट जीन, रिसेसिव जीन, हाइब्रिड, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस इसलिए देखो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है टेस्ट क्रॉस। वो पता करते हैं, कैसे पता चला होगा मेंडल को कि कौन सा डोमिनेंट है, तो टेस्ट क्रॉस से पता चला। वो क्या करते थे, जो रिजल्ट आता था उसको रिसेसिव से जाके क्रॉस करवाते थे, ठीक है, जो रिजल्ट आता था देखो, तो क्रॉस क्रॉस बिटवीन हाइब्रिड, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी को ये स्मॉल टी से टेस्ट क्रॉस कर देते थे। इससे क्या पता चला था कि कौन डोमिनेंट है कौन रिसेसिव है, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? मतलब कैपिटल टी इंटू, हाँ, नहीं उसको पूछ लो क्या बोल रहे हो, क्या बोली? हम्म, तो तुमको ज्यादा ऐसे क्या बोले, वो हेट्रोजाइगस ही लिए हैं। नहीं जैसे मान लो कि अगर इससे हम इसको क्रॉस कराते हैं तो पूरा रिजल्ट हमारा वही आएगा, सिर्फ टॉल ही टॉल आएगा, लेकिन इससे अगर इसको करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसके पास रिसेसिव है या नहीं है, तो रिसेसिव मिल गया तो डोमिनेंट पता चल जाएगा, इसलिए उन्होंने ये टेस्ट क्रॉस किया। समझ में आया टेस्ट क्रॉस? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जिसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, और ये प्रूफ होता है विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो मेंडल का लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब सेपरेशन, ठीक है, ये तुम लोग जानते हो। मोनोहाइब्रिड क्रॉस जानते हो ना, बना के दिखाओ।
कोई एक कैरेक्टर ले लो। अच्छा, प्लांट का हाइट ही ले लो, सबसे इजी। प्लांट का हाइट, बस 1 जनरेशन, ठीक है। नेक्स्ट करो। जेनोटाइप फेनोटाइप रेशियो। क्या करिए तुम, अब देखो। कैसे? हाँ, उसको समझ में आ गया, तुमको क्यों नहीं समझ में आया? हमको अगर तुम लोग जानते तो उसको हम लोग आगे बढ़ जाएंगे इसमें। अच्छा ठीक है, पहले इसका टेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझते हैं पहले क्या है, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस से इसको समझा सकते हैं हम लोग, लॉ ऑफ इनहेरिट मतलब इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। इसको इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी बोल सकते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, सब में तुमको एक ही आंसर करना है, वो है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। क्रॉस टॉल एंड ड्रॉफ पी प्लांट, ठीक है। मोनो में क्या, कोई भी एक कैरेक्टर ले लिए 7 में, ठीक है। वो 7 तुम लोग को वो याद होना चाहिए, कौन डोमिनेंट कौन रिसेसिव बता दे रहे हैं, ये तुम लोग का होमवर्क रहेगा, ठीक है। कलेक्टेड सीड एंड ग्रेव टू जनरेट फर्स्ट हाइब्रिड जनरेशन या फर्स्ट फिलियल जनरेशन हम उसे कहते हैं, F1 जनरेशन। F1 प्लांट टॉल नन वेयर ड्रॉप, जैसे कि मान लो हम यहाँ पे प्योर लेंगे, ये प्योर है, ठीक है। अगर ये है तो क्या ये प्योर है, लेकिन दिखेगा क्या, टॉल। तुम देख के तो तुम बोल दिए कि वो टॉल है, लेकिन उसका जेनोटाइप में वो प्योर नहीं है, वो हेट्रोजाइगस, और ये तुम्हारा प्योर है, होमोजाइगस। होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव। समझ में आया? ये दोनों को हम क्रॉस करते हैं। F1 जनरेशन हमारा क्या आया, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे हेट्रोजाइगस, मान लो 4 आए, चारों हेट्रोजाइगस आए। अब क्या करेंगे, F2 जनरेशन में हम उसको क्या करेंगे, हम उसको पन्नेट स्क्वायर, बोले थे ना कि मैथ्स का यूज किया गया था, ये जो पन्नेट स्क्वायर है, ठीक है, ये मैथ्स का पार्ट है, मेल फीमेल, ठीक है। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये दोनों को तुम करो, ये दोनों आ गया यहाँ पे, ये दोनों आ गया इधर, ये और ये आ गया यहाँ पर, समझ रहे हो, मतलब ये पोर्शन और इसका ये, ठीक है। तो अगर हम जेनोटिपिकली देखें, नहीं फेनोटिपिकली देखें कि कौन कौन टॉल है, कौन कौन ड्रॉप, तो ये टॉल है, ये टॉल ये टॉल है ना। इसलिए फेनोटाइप रेशियो क्या हो गया, 3:1, ठीक है। जेनोटाइप रेशियो क्या हुआ, ये 1, क्योंकि ऐसा एक ही है, ऐसा ये 2 और ऐसा ये 1। तो इस तरह से ये प्रूफ होता है। प्रूफ क्या हुआ कि जो तुम्हारा यहाँ पे हम लोग जो देखे थे, प्योर जो लिए थे हम लोग, ठीक है, उससे हेट्रोजाइगस आया, तो ये अपना इनहेरिट किया, ठीक है। और क्या हुआ, नेक्स्ट जनरेशन को वो वापस सेपरेटली सबको अलग अलग जो जीन्स है वो दिया है, टॉल का, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया, इसको अलग दिया। तो इसको मतलब, हाँ बोलो। निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, लेकिन मतलब जहाँ तक इसमें होता है वो हम लोग F2 तक ही निकालते हैं। तुम अपना ही जनरेशन का लो, अपना मम्मी पापा का ले लो और अपने दादाजी का ले लो, ठीक है। अब जब मानो तुम अपना जनरेशन निकालोगे तो तुम्हारे दादाजी को हटाना पड़ेगा, फिर तुम्हारे पापा, फिर तुम, और तुम्हारा नेक्स्ट जनरेशन। इसको अभी तक इसको आगे नहीं कैलकुलेट किया गया है, लेकिन हाँ हम लोग उसको करते हैं इवोल्यूशनरी ट्री बनाने के लिए, फाइलोजेनेसिस कहते हैं उसको, क्या कहते हैं, फाइलोजेनेसिस। उसमें ये आगे भी किया जाता है, फाइलोजेनेटिक भी कहीं कहीं तुम्हें देखो,
फाइलो, पी से, फाइलोजेनेटिक्स, मतलब जहाँ पे हम लोग इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो तुम बोल रहे हो वो कंप्लीट इसी में देखते हैं, फाइलोजेनेटिक, एक ट्री बना के, ठीक है। हेरिडिटरी का जेनेटिक, हाँ वो कंप्लीट इवोल्यूशन से तुम्हारा स्टार्ट होगा। जैसे अगर तुम्हारा जीन किस, जैसे हम लोग कैसे पता चला कि हमारा जो डीएनए है वो रैट से मिलता है, हमारा पूरा जितना ह्यूमन का सीक्वेंस था उठा के डाल दिया गया डेटाबेस में, और जब उसको माइस से कंपेयर किया गया, रन किया गया, बहुत सारा तुम लोग बताएंगे, हम लोग रिसर्च में जो है ब्लास्ट किया गया, एनसीबीआई, एनसीबीआई जो तुमने बताया था कि मेरा उसमें डेटा है, उसी में एक ऑप्शन है ब्लास्ट, तो तुम अपना ही डीएनए को तुम ब्लास्ट करते हो तो तुमको दिखेगा सबसे क्लोजली रिलेटेड तो माइस, उससे भी ज़्यादा उसके बाद क्लोजली रिलेटेड तो मंकी। तो ये जो पहले जो डार्विन बताए थे तुम लोग का इवोल्यूशन में है, चार्ल्स डार्विन बोले थे ना कि लोग बंदर के वंशज हैं, तो उनका बहुत मजाक उड़ाया गया था, ठीक है। अब वो तो एक तरह से देखा जाए तो थ्योरी था उनका, इवोल्यूशन का तो थ्योरी होता है, थ्योरी इज अनदर थिंग, थ्योरी जहाँ पे हम बस प्रेडिक्ट करते हैं कि ऐसा होता है, होना हो, मतलब ऐसा हो सकता है, वो था डार्विन का। लेकिन अब ये प्रूफ हो गया, तभी जो हमारा सीक्वेंस हो गया तो ये प्रूफ हो गया ना, हमें ये भी प्रूफ हो गया कि हम लोग एक टाइम में प्रोकैरियोट्स थे, पढ़ना हम लोग का हिस्ट्री, हम लोग पहले प्रोकैरियोट्स थे, यूनिसेलुलर थे, उसके बाद फिर हम लोग मरीन में आए, ठीक है, हम लोग भी अच्छा खासा मतलब तैरते थे पानी में। इसे देखो बच्चा जो है, जो छोटा बच्चा एमनियोटिक फ्लूइड में रहता है पेट में, 9 महीना पानी में रहता है वो, समझ में आ रहा है। तो एक एवोल्यूशन को अच्छे से देख सकते हो एक बच्चे में। वो बताया भी था शायद कि लोगों का गिल्स होता है, जिसमें लोग सांस मतलब वो बस रहता है, टेल भी रहता है, टेल धीरे धीरे हट जाता है, समझ में आया। तो वो सब तुम पढ़ोगे फाइलोजेनेसिस में, होप कि तुम्हारे इवोल्यूशन में फाइलोजेनेटिक हो, तो हम लोग उसको पढ़ेंगे। यहाँ समझ में आया। तो टॉल ड्रॉफ इमेज के साथ, ठीक है, मेटिंग हुआ, तो ऑल जितने भी ये थे सारे के सारे, कहीं भी तुमको ट्रेसेस भी नहीं मिला रिसेसिव का, तुम्हें सारा मिला टॉल, ठीक है। अब तुम्हें ये जो चारों है ये तुम्हें रेशियो में मिलेगा, 3 टॉल और 1 ड्रॉफ। जब तुम उसका जेनोटाइप निकालोगे तब तुम्हें पता चलेगा कि ये प्योर है, ये प्योर है, और ये दोनों हेट्रो है, मतलब हाइब्रिड है, हाइब्रिड, इसका इसका वो पार्ट, इसका वो पार्ट, समझ में आया। हैप्लॉइड डिप्लॉइड का तुम लोग को पहले क्लियर है, हैप्लॉइड क्या होता है, डिप्लॉइड क्या होता है। हैप्लॉइड बताइए। यस यू आर रॉन्ग। देखो हैप्लॉइड जस्ट दिखाए थे तुम लोग को, 46 क्रोमोसोम है, मतलब ये 2n है, दैट इज डिप्लॉइड, n 23, और ये जब ये दोनों मिल जाता है मदर का फादर का 23 प्लस 23 होता है 2n, डिप्लॉइड। तो ये नहीं समझोगे तो फिर जेनेटिक्स समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे तुम्हें कैसे लगा, जब ये देखो ये है हैप्लॉइड है, तभी ना दोनों मिलके यहाँ पे तुम्हारा डिप्लॉइड हुआ, और यहाँ से भी अगर होगा तो ये एक पेरेंट एक ही देता है, ठीक है, एक ही कैरेक्टर दे सकता है, एक ही क्रोमोसोम दे सकता है, और दूसरा पेरेंट दूसरा देगा, तब ना ये लोग डिप्लॉइड होगा। तो यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड, डिप्लॉइड से डिप्लॉइड, समझ में आ रहा है किस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है जीन्स का। क्लियर है यहाँ तक। ये सेम चीज है, उसको तुम रीड कर लेना। बताया था ना कि मेंडल जिसने प्रपोज किए थे, उन्होंने क्या नाम था पेपर ये का, कुछ पब्लिश किए थे वो, जिसमें वो पब्लिश किए ना तो उनका रिजेक्ट कर दिया गया था। सब जो बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग बैठे थे चेयर में, वो बोले कि मतलब मैथ्स का हो गया, बायोलॉजी का वो सॉल्व करेगा,
ऊपर से हम तो कभी नहीं सुने हैं कि बायोलॉजी में मैथ्स यूज हो रहा है, तो वो सब उनको हटा दिया। कुछ सिस्टमा नेचर नहीं, वो तो उसका था, कुछ तो था ऐसा। तो उस समय उन्होंने बोला कि कुछ फैक्टर है, ठीक है, समथिंग इज स्टेबली बीइंग पास टू द नेक्स्ट जनरेशन थ्रू गैमेट्स। वो गैमेट्स भी नहीं बोले, वो फैक्टर बोले थे, जब ये पता चला कि वो जीन, ठीक है। तो ये सेम चीज बता दिए। पनेट स्क्वायर, पनेट स्क्वायर जो कि मैथ्स का टर्म होता है, वो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए कि कितना रेशियो है। रेशियो भी हम लोग मैथ्स में यूज करते हैं, ठीक है। ये साइंटिस्ट का नाम लिख लो, ब्रिटिश साइंटिस्ट रेजिनाल्ड सी पन्नेट। इनका पन्नेट स्क्वायर था जो कैलकुलेशन में बहुत यूज किया जाता है वर्ल्ड वाइड। हाँ, मैथ्स में भी यूज होता है। वो बैठी हुई है क्या तमन्ना? मतलब खुला हुआ है ऑफिस? शायद होगी। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता है, कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल जेनोटाइप्स इन जेनेटिक क्रॉस, ठीक है। तो उनका ये जो वर्क था उनको फेंक दिया गया कचड़े में, ठीक है। उन्होंने पब्लिश किया, सबने पढ़ा और उनको रिजेक्ट करा दिया गया, ये सब नहीं आएगा, ये सब हम लोग में नहीं होता है, मैथ्स वाला बायोलॉजी नहीं है, बायोलॉजिस्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। तो वापस से इस पे स्टडी, कोई साइंटिस्ट को पता चला कि ऐसा ऐसा स्टडी हुआ, कुछ फैक्टर है जो कि नेक्स्ट जनरेशन से आ रहा है। तुम सोचो उस समय, जिस समय जीन्स का कुछ भी पता नहीं था, डीएनए का कुछ भी नहीं पता था। अभी हम लोग जानते हैं जीन्स क्या है, डीएनए क्या है ना। उस समय कुछ भी नहीं पता था, तो लोग एक्साइटेड थे, 3 साइंटिस्ट, ठीक है, ह्यूगो डेवेरिस, कार्ल टेस्मार्क और एक और थे, टेस्मार्क, कॉरेंस, कॉरेंस, कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेवेरिस, वेट, उनका ये स्टडी को वापस से री स्टडी किया गया। आई डोंट थिंक यहाँ पर वो है। कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डेवेरिस और टेस्मार्क, ये 3 थे। ये तीनों ने ये सेम स्टडी को वापस से परफॉर्म किया। ये लोग ना बायोलॉजिस्ट थे, और तब पता चला कि ही वॉज राइट। तब उनको पूरा वर्ल्ड वाइड आज हम लोग उनको पढ़ रहे हैं। 1800 की बात, देख रहे हो, अभी याद कर 2026 में उनको, तो उनका इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन था, तभी तो लॉज ही है ना उसमें, हमारे सिलेबस में तो लॉज ही है। क्लियर है यहाँ तक? टेस्ट क्रॉस हम बता दिए, टेस्ट क्रॉस क्यों किया जाता है? डोमिनेंट रिसेसिव के लिए किया जाता है, पता करने के लिए कि तुम्हारा इंडिविजुअल तुम्हारा होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है फॉर द ट्रेट। ये तुम लोग लिख लोगे, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, जो ये है उसी को इससे कर दिया जाता है, मतलब जो हाइब्रिड है उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कर दिया जाता है। तब पता चलता है कि क्या है रिजल्ट। मान लो कि हम लिए हैं ये और इसको क्रॉस कर दिए हैं इससे, तो क्या आएगा रिजल्ट? ये एक कंडीशन हो सकता है, फिर ये एक कंडीशन हो सकता है ना, फिर ये इसके साथ जाएगा और ये इसके साथ जाएगा। क्या आया? 50-50 आया। अब इसका F2 निकालो, निकालो, F2 कर सकते हो? क्या आएगा? सब 50-50 आएगा।
तो इससे क्या पता चला कि इसका मतलब ये है, ये तो हम जानते थे कि ये तो हम ड्रॉप ले रहे हैं, इसका हमको पता नहीं था। ये दिख तो रहा है टॉल, ठीक है, लेकिन हमको पता नहीं कि होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस है, ठीक है। तो हम उसके साथ जब उसको फ्यूज किए और फिर भी 50% है मार्क्स, मतलब 50% में वो दिखा है, इसका मतलब कि ये तुम्हारा डोमिनेंट है टॉल, इसके पास एक हेट्रोजाइगस है। और अगर मान लो कि अभी जस्ट जो बताएं, जब वो ऐसे करते तो कितना रेशियो आ रहा था, तो ये रेशियो 1 आ रहा था, इसमें क्या हो गया 50-50 हो गया, मतलब 2:2 हो गया। तो इससे पता चलेगा कि ये हेट्रोजाइगस है। समझ में आया? अगर तुमको हम कोई भी जीन ला के दे दे, तो अपना ही डीएनए ला के हमको दे दो, मैम पता कर दीजिए ना कि हेट्रोजाइगस है कि होमोजाइगस है, क्या हम प्योर हैं या हम हेट्रोजाइगस है अपना आई कलर के लिए। तो तुम्हारा भी वही वैसे ही हमको जेनेटिक्स एनालिसिस करना पड़ेगा। अगर हाँ 50-50% अगर तुम्हारा रहेगा, ठीक है, रिसेसिव के साथ इसको क्रॉस करेंगे, 50-50 रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि ये तुम्हारा हेट्रोजाइगस है। और अगर तुम्हारा ये रेशियो रहा 3:1 तो मतलब तुम्हारा वो होमोजाइगस डोमिनेंट है, इसलिए इसको टेस्ट क्रॉस का नाम दिया गया। समझ में आया यहाँ तक? बस लॉ ऑफ, देखो बताया था 3 लॉज उन्होंने दिया था लॉ ऑफ डोमिनेंस। उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि बस कि यही कि जिस समय रिसेसिव रहता है डोमिनेंट उसको सप्रेस करता है, अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जहाँ पे ये इसको हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से डाइहाइब्रिड क्रॉस में, कि 2 जीन अगर साथ में जा रहे हैं तो फिर भी वो इंडिपेंडेंट है। जैसे कि तुम लोग दोनों हमेशा आते हो तो साथ आते हो, तुम लोग क्या डिपेंडेंट हो दूसरे पे। मान लो एक कोई नहीं आया फिर भी एक आया, इसका मतलब क्या है कि तुम इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो जीन आएगा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में, जिसको हम प्रूव करेंगे, उसमें देखेंगे कि वो अकेला भी आ रहा है, दूसरे के साथ भी कॉम्बिनेशन में तुम आ सकती हो, या तुम भी किसी के कॉम्बिनेशन में, ऐसा नहीं कि तुम आओगी तो तुम सिर्फ इसी के साथ आओगी, तुम किसी और के साथ भी आ सकती हो। समझ में आया? अरे कहने का मतलब कहने का मतलब इंडिपेंडेंट है। समझ में आया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, व्हेन टू डिफरेंट एलील्स इज प्रेजेंट ओनली वन इज डोमिनेंट एंड विल बी एक्सप्रेस्ड। सेग्रीगेट होता है वो, बल्कि वो सेग्रीगेट होता है लेकिन एक्सप्रेस वही करेगा जो डोमिनेंट है, और एक उसका बहुत कम परसेंटेज रहेगा जो रिसेसिव। ठीक है, ये 3 लॉज है, तो तुम लोग इसको हम लोग क्लियर करेंगे बाद में, बल्कि ये तो हो ही गया है। हम तुम लोग को स्लाइड कुछ अच्छा दिखाएंगे क्योंकि ये स्लाइड 12 का है, हम तुम लोग की अलग एक स्लाइड बना देंगे, ठीक है, तुम लोग का ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बंद कर दो उसको।